वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे बेटा, पहला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 के बारे में बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और चौथा है जल जीवन मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सुरक्षित पेयजल से सामाजिक रूपांतरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन चार टॉपिकों पे जो है बेटा आज हम लोग चर्चा परिचर्चा पूरा का पूरा हम लोग इस पे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी नए स्टूडेंट हो बेटा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरी क्लास हो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचे, या किसी की भी क्लास लगे तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष कंप्लीट। अब बात करते हैं बेटा वंदे मातरम को लेकर। आप जानते हैं कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, एक होता है राष्ट्रगान और दूसरा होता है बेटा राष्ट्रीय गीत। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इस राष्ट्रीय गीत चूंकि 1875 को शुरुआत हुई थी और इसके 150 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। और 150 वर्ष कंप्लीट होने पर जो हमारी मतलब शुरुआत में कहा जाए कि तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी जो है ऐतिहासिक उत्सव के रूप में चूंकि मना रही है इसको। और महाराष्ट्र के जो त्रिमूर्ति प्रांगण में चूंकि इसकी शुरुआत की गई है, प्रारंभ हो चुकी है। और वहीं पर जो है वंदे मातरम जो है शताब्दी महोत्सव का भी आयोजन जो है वहां के मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र जो फडणवीस साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको जानते हैं कि जो आजादी हमको मिली इस देश में, आप शुरू से देखिए, चाहे एंशियंट से देखिए, चाहे मेडावल से देखिए, चाहे मॉडर्न से देखिए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सब आए इस देश में। और सभी लोगों ने यहां पर क्या किया? राज किया। सब व्यापार करने के उद्देश्य से इस देश में आए थे। और हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने किस प्रकार से क्रांति करके, और क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। जब 1857 का महाविद्रोह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चर्बी वाला जो कारतूस था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। जो 100 साल का जो दर्द था 1757 से लेकर 1857 के बीच में, वो 100 साल का दर्द कहीं 1857 के महाविद्रोह में जाकर देखने को मिलता है। तो वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। उस राष्ट्रीय गीत के बेटा 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इस राष्ट्रीय गीत की शुरुआत 1875 में की गई थी। क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10 साल पहले ही जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रगान की बात अगर करें, जो आप जानते हैं बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, तो इस देश में स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी का मतलब देसी, अपनी वस्तु को, प्रोडक्ट को क्या करना? लॉन्च करना, विदेशी वस्तुओं को बर्बाद करना। तो वंदे मातरम क्योंकि भारत का क्या है बेटा? राष्ट्र गीत है। और वंदे जो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि 150 वर्ष कंप्लीट हुए। तो 150 वर्ष जो कंप्लीट हुए बेटा, तो इसके भी कोई ना कोई मतलब होगा भाई। 150 जो कंप्लीट हुए तो कोई ना कोई तो मतलब होगा ना। तो 150 वर्ष कंप्लीट होने पर चूंकि मुंबई सरकार के द्वारा जो त्रिमूर्ति का प्रांगण है वहां पर मतलब वंदे मातरम शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन जो किया जा रहा है। और यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की भावना को क्या कर रहा है बेटा? पुनर्जीवित करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा वंदे याद रखिएगा वंदे मातरम, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, ठीक है, 150 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं वंदे मातरम के। तो 150 वर्ष जो पूरे हुए हैं, और वंदे मातरम क्या है? हमारा भारत का क्या है बेटा? राष्ट्रगीत है। लिख लीजिए, भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का क्या है बेटा? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। यह समारोह जो मैंने कहा भारत की स्वतंत्रता संग्राम की भावना को क्या करता है बेटा? पुनर्जीवित करता है। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की भावना को, लिख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम की भावना को पुनर्जीवित करता है। पुनर्जीवित करता है। संग्राम की भावना को क्या करता है बेटा? पुनर्जीवित करता है। तो वंदे मातरम आप जानते होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, किसके द्वारा गाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। लिख लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था,
और ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। लिख लीजिए फटाफट सब इसको। भारत का क्या है बेटा, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आप जानते हैं कि वंदे मातरम की जो रचना की गई थी वो 1875 में की गई थी। इसकी रचना कब की गई थी बेटा, इसकी रचना 1875 में की गई थी। लिख लीजिए किसके द्वारा किया गया था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था 1875 में। और यह गीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों की आत्मा बन गई। यह जो गीत है, यह जो उसके शब्द है, उस शब्दों ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को प्रेरित किया, बल्कि देशभक्ति की भावना को लोगों तक पहुंचाया। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस महोत्सव की जो शुरुआत की गई है वह कहा जाए तो देश की आजादी को याद करते हुए किया गया। सैकड़ों प्रतिभागी जो इसमें भाग लेंगे और यह पहल जो है कौशल विकास और उद्यमिता और नवाचार मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। तो यह भी बात आप सभी को याद रखना है, वंदे मातरम। तो 2 से 4 पॉइंट जो है जो आपकी परीक्षा में, चूंकि आप जानते हैं राष्ट्रगान क्या है हमारा, ये तो राष्ट्रीय गीत है, लेकिन राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान जो है हमारा क्या है, जनगण मन है, जनगण मन है। और ये किसके द्वारा दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा जनगण मन क्या है, हमारा राष्ट्र गान है, लेकिन राष्ट्रीय गीत क्या है बेटा हमारा, ये क्या है, ये राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक बार लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए चूंकि प्रधानमंत्री ने भी जो है, मोदी जी की भी जो है अगर कहा जाए कि व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत देश भर में इस गीत को 150वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है उसे तरह तरह से मनाया जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में यह वर्ष भर चलने वाला महोत्सव वंदे मातरम में इसका मेन उद्देश्य ये है कि एकता को, अखंडता जो है, जो हमारे देश की जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो इसके 150 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 1875 में की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। वंदे मातरम के 150 वर्ष कंप्लीट हो गए। देखो बेटा, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो कम से कम इतना जरूर जानो कि इसका बेसिक फैक्ट क्या है। अगर राष्ट्रगीत ये है तो राष्ट्रगान क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना चाहिए। और आजादी जो मिली, जो आजादी की बात अगर इतिहास के माध्यम से अगर मैं बताऊं, जब देश में देखिए 1885 से लेकर 1905 तक, अगर आप देखें 1885 से लेकर 1905 मतलब 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। थोड़ा सा इतिहास के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। और बेटा 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। इस देश को आजादी बेटा 2 तरीके से मिली। एक वो व्यक्ति था जो उग्रवाद था, और दूसरा वो ग्रुप था जो उदारवादी था। भाई यही तो 2 कंडीशन था। उग्रवाद जो था, उग्रवाद में 3 लोगों का नाम आता है बेटा, लाल, बाल और पाल, 3 लोगों का नाम आता है। बात समझिएगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। एक वो ग्रुप है जो उदारवाद है, लिबरल है, कहा जाता है पढ़ा लिखा आदमी बड़ा लिबरल हो जाता है। वो कहता है कि हम अंदर जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, रिफॉर्म करेंगे। और दूसरा ग्रुप है उग्रवाद का, जिसमें लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। 3 लोग, ये 3 लोग उग्रवाद से संबंध रखते हैं। एक कहता है कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, अंदर जाएंगे, रिफॉर्म करेंगे, और दूसरा कहता है कि लड़के लेंगे आजादी। कहता है अंग्रेजों से हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा है, हम लड़ के लेंगे उनसे। 2 ग्रुप है और दोनों का मेन उद्देश्य क्या है, दोनों का मेन उद्देश्य है बेटा देश को आजाद करना। ये भी आजाद कर रहा है, करना चाहते हैं, और ये भी देश को आजाद करना चाहते हैं। चाहे उदारवाद हो और चाहे बेटा उग्रवाद हो,
इन दोनों का उद्देश्य क्या है? देश की आजादी। मैं इतिहास के माध्यम से सारी चीजें बता रहा हूं ताकि रिकॉल हो जाए। देश को आजाद करना मेन उद्देश्य है, बस तरीके अलग अलग हैं। तो मैं अगर कहूं, लेकिन इन दोनों में हमेशा कोई ना कोई विवाद होता रहता था। ये विवाद, चूंकि अगर आप देखेंगे 1907 का सूरत विभाजन होता है इस देश में, सूरत विभाजन, सूरत फूट कहते हैं। और उसके बाद लगातार 1907 के बाद आप देखेंगे 1915 जाते आते 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की भारत में एंट्री होती है, 9 जनवरी को। और उदारवाद और उग्रवाद के दोनों ग्रुप मिलते हैं, क्योंकि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनका प्रचार प्रसार भारत में उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव गोविंद रनाडे साहब थे। जब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां पर जाकर वो उन्होंने जो रिफॉर्म किया, उस रिफॉर्म को भारत में उनका प्रचार प्रसार उन्हीं के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उन्हीं के कहने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दिया था कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। और उन्हीं के कहने पर, उनके मतलब गुरु के कहने पर गांधी जी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े और 1915 से लेकर 1917 तक 2 साल देश का भ्रमण किया। 2 साल देश का भ्रमण करने के बाद आपने याद होगा 3 गांधी जी के सफलतम प्रयोग होते हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तीनों के तीनों सुपरहिट हो जाते हैं। पहले इतना बवाल होता था कि उग्रवाद वाले कुछ और कहते थे, उदारवाद वाले कुछ और कहते थे, दोनों में संबंध डेवलप नहीं पड़ता है। लेकिन गांधी जी के आने के बाद आप कोई भी आंदोलन गांधी जी का देखो, पहले आंदोलन का स्वरूप ये था, फिर आंदोलन का स्वरूप इतना हुआ, फिर आंदोलन का स्वरूप इतना हुआ और फिर आंदोलन का स्वरूप इतना हुआ। यानी कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन का स्वरूप बढ़ता चला गया। और 1915 से लेकर बेटा इस देश में 1947 तक की जितनी भी जो जो अगर कहा जाए 47 तक की जितनी भी कहानी दिखाई देती है, मतलब जो भी आंदोलन कब स्टार्ट करना है, आंदोलन कब बंद करना है, ये सिर्फ महात्मा गांधी जी के इशारों पर होती है। और गांधी जी का वो स्टेटमेंट कि चरखा चलाने से और सूत काटने से देश की गरीबी को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के दिलों में आत्म स्वावलंबन की भावना को जागृत कर सकते हैं। आज जो हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, आज जो हम स्टैंड अप की बात कर रहे हैं, आज हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, आज हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, ये बात तो गांधी जी तो पहले ही कर चुके हैं। सरकार आज बात कर रही है ना स्वदेशी अपनाओ, ये बात तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ही देखने को देश में मिलता है। तो चीजें जो पुरानी है वो कहीं नए तरीके से आपको देखने को बस मिल रहा है। आजादी जिस तरीके से मिली इस देश में, मैंने कहा शुरुआत में, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और सभी यहां पर आए होड़ मची भारत की तरफ चलने की। 200 साल अंग्रेजों ने इस देश में शासन किया, लेकिन जो क्रांति था, जो आम जनमानस के अंदर जो डर था, जो आम जनमानस के अंदर जो गुस्सा था, उन्होंने उस गुस्से को, उस प्रतिशोध लिया और देश को आजाद कराया। ठीक है, आज लोग जेड प्लस सुरक्षा लेकर घूमते हैं, गांधी जी की लाठी में वो दम था तो बड़े से बड़े योद्धा भी जो है उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, बड़े से बड़े उद्योगपति उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। वो उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो वंदे मातरम, चूंकि मेन हमारा फोकस था वंदे मातरम पे, लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहिए कि आजादी किस तरह से मिली, कितना संघर्ष हुआ आजादी में। एक से एक पत्रकार, एक से एक लेखक, एक से एक कवि, एक से एक वकील इस देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर करा दिया। ठीक है बेटा, तो चलिए इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025। लिख लो बेटा, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट बेटा 2025 के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है क्या, या इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में, कोई भी रिपोर्ट हो, प्रसन्नता रिपोर्ट हो, हंगर रिपोर्ट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, तो कोई रिपोर्ट तो जारी करता होगा। जो इमिशन गैप रिपोर्ट है, इमिशन का मतलब उत्सर्जन, जो गैप रिपोर्ट मतलब अंतराल जो रिपोर्ट है, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा बेटा जारी किया जाता है, यूनियन ईपी। ठीक है,
यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, लिख लो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा बेटा इसे जारी किया जाता है। पहले तो इतना जान लीजिए कि जो उत्सर्जन इमिशन गैप रिपोर्ट है उसे यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। लिख लो पहले इतना, फटाफट लिखिए सब लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़ लिखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा बेटा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है, यह रिपोर्ट चूंकि प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, लिख लीजिए उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, और यह प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, प्रत्येक वर्ष। ठीक है बेटा, दो चीजें हमको क्लियर हुई, प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह आकलन करना इसका उद्देश्य होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, आज लोग धड़ल्ले से एसी चला रहे हैं, जो प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ खिलवाड़ करेगी। केदारनाथ त्रासदी इसका जीता जागता उदाहरण है बेटा। इसका उद्देश्य है कि यह आकलन करना कि दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने की दिशा में कितनी प्रगति कर रही है, इसके बारे में जो है रिपोर्ट तैयार करता है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, लिख लो बेटा, ग्लोबल वार्मिंग को, कि दुनिया जो है बेटा ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 1.5 डिग्री तक सीमित करने की दिशा में, 1.5 डिग्री तक सीमित करने की दिशा में सीमित करने की दिशा में कितनी प्रगति कर रही है, इसका मेन उद्देश्य होता है कितनी प्रगति कर रही है, क्लियर है सबको? लिख लीजिए। इसे बहुत सारे संस्थानों के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे यूएनईपी तो है ही, कोपेनिक क्लाइमेट सेंटर और अन्य संस्थानों के द्वारा बेटा इसे तैयार किया जाता है। कई लोग का इसमें रोल होता है। यह रिपोर्ट चूंकि हर साल, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है जिसे सीओपी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, नाम सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले जारी किया जाता है, कि पहले जारी किया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले बेटा जारी किया जाता है। आज बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की इस देश में, समस्या सबके पास है, और जो इस समस्या को समस्या की तरह आगे बढ़ाता चले जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो जब यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, उसके पहले जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के पहले इसे जारी किया जाता है, तो सीओपी 21, 22, 23 पढ़ा होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में, पहले इतना लिख लीजिए। इसमें यह है कि बेटा वैश्विक जो तापमान वृद्धि का अनुमान करना इसका मेन उद्देश्य है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि की बात इसमें की गई है। नई जलवायु प्रतिबद्धताओं को लेकर इसमें बात की गई है, और नई जलवायु प्रतिबद्धताओं में तो कहा गया कि अब तक केवल 60 देशों ने 2035 के लिए अपने जो है नेशनलिटी जो कहा जाए, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जिसे एनडीसी कहा जाता है, उसको क्या किया, प्रस्तुत किया है। और पेरिस समझौते के जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पाने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को 2035 तक लगभग
55% घटाना भी इसका मेन उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्यों में दो चार चीजें और लिख लीजिए। इसके उद्देश्य में पहला ये उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि। पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि। पहला पॉइंट ये हो गया, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि। दूसरा है नई जलवायु प्रतिबद्धताएं। नई जलवायु प्रतिबद्धताएं। तीसरा है जो 1.5 डिग्री लक्ष्य हेतु आवश्यक जो कदम उठाए गए थे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम। बात समझ में आया? जो पेरिस समझौते के तहत ये कहा गया था, किस समझौते के तहत बेटा? पेरिस समझौता हुआ था। और इस पेरिस समझौते में ये कहा गया था, क्या कहा गया था? इस समझौते के तहत कहा गया था कि 2035 तक 55% तक क्या करना है बेटा? 55% तक घटाना है वैश्विक उत्सर्जन को। 55% वैश्विक उत्सर्जन को घटाना है। देखिए मैं इसको यूपीएससी लेवल और स्टेट पीसीएस दोनों के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है? तो ये इसका मेन उद्देश्य था, इसको लिख लीजिए। ये इसका क्या था बेटा? मेन उद्देश्य था कि 1.5 डिग्री लक्ष्य हेतु आवश्यक कदम उठाए गए और पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लक्ष्य को पाने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को 2035 तक लगभग जो है 55% घटाना आवश्यक है। ये भी बात इसमें किया गया। यहां तक कि नई जो जलवायु प्रतिबद्धताएं मैंने कहा, जिसे हम कहते हैं एनडीसी, इसे बोलते हैं बेटा एनडीसी। एनडीसी का मतलब क्या है और क्या करता है एनडीसी? एनडीसी देखो बेटा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में खूब पूछा जाता है सब चीजें। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, लिख लो। एनडीसी का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि वर्ष 2024 में वैश्विक जो ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन में 2.3% की वृद्धि हुई और यह 57.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष तक पहुंच गया है। यह भी बात आपको कहना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जो उत्सर्जन के अंतराल रिपोर्ट जो पूछी गई है, इसमें अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो कम से कम आप बताने की स्थिति में आप रहेंगे, ठीक है बेटा? तो इसको भी सारा याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? लिख लीजिए फटाफट सब लोग, लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। लिख लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बेटा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? H2 होता है, और इसमें O लगा दो तो H2O हो जाएगा, वो हो जाएगा पानी हो जाएगा, यही ना होता है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में, क्योंकि प्रारंभ जो किया था अगर देखा जाए तो 2023 में से प्रारंभ किया गया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, लिख लीजिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसे प्रारंभ कब किया गया था? इसे प्रारंभ किया गया था 2023 में। कब किया गया था बेटा? 4 जनवरी 2023 को। 4 जनवरी 2023 को किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया था? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा
ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह मिशन भारत को ग्रीन हाउस जो या ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीति क्या है, पहल है। इसका उद्देश्य क्या था, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य पूछेगा कि सर उद्देश्य क्या है, देखो बेटा मैं धीरे धीरे जरूर पढ़ाता हूं, मैं चाहता था एकदम फास्ट ट्रैक पे आप लोग को ला देता। मैं जानता हूं कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए वो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि बच्चे अभी जो है शुरुआती दौर की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं खुद बीटेक कंप्यूटर साइंस से हूं, उसके बाद हायर स्टडीज भी मैंने किया। जब मैं तैयारी में आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राज्यपाल, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एनजीटी उनजीटी, भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या मतलब था इस चीजों का, मतलब तो था लेकिन हमारे काम का कोई नहीं था। लेकिन हमने धीरे धीरे चीजों को सीखा। ये चीजें मैं इसलिए भी बताना पड़ता है, मान लो भाई मैं कह के चला जाऊं कि एनजी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और मैं आपको यह ना बताऊं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसको प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, या इसका उद्देश्य क्या है, तो अधूरा रह जाएगा, यह अधूरा रह जाएगा बेटा। यह मिशन जो है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, लिख लो, यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन बेटा उत्पादन, उपयोग और निर्यात का, और निर्यात का, और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में, लिख लो, वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, कदम है। बनाने की दिशा में बेटा क्या है, महत्वपूर्ण कदम है या रणनीतिक पहल है, कुछ भी कहिए। इसकी शुरुआत मैंने कहा 2023 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 2023 में। कई सारे चरण थे इसके, पहला 23 से लेकर 26 तक था, दूसरा चरण 26 से लेकर 30 तक है। अगर इसके स्टेजों की बात करें, चरण स्टेज की बात करें, तो पहला स्टेज 2022-23 से कह सकते हैं सर 2025-26 तक था। दूसरा चरण 2026-27 से, जाहिर सी बात है 3 साल के लिए ये भी होगा, तो ये भी जो है बेटा 2029-30 के लिए होगा, 2030 के लिए होगा। और इसके लिए जो व्यय किया गया, इसके लिए जो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, इसके लिए जो व्यय किया गया, जो खर्चा किया गया, वो 19,744 करोड़ रुपए, 19,744 करोड़ रुपए व्यय हुआ। इसके लिए खर्चा जो हुआ 19,744 करोड़ रुपए, इसके लिए खर्चा, पर इतना लिख लीजिए। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है बेटा कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। इसका लक्ष्य यह है, क्या लक्ष्य है, लक्ष्य है कि 2030 तक, 2030 तक 5 मिलियन, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन, क्या बेटा, मीट्रिक टन, 5 मिलियन मीट्रिक टन कहा जाए बेटा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, क्षमता को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, H2 है, और वो पानी के साथ अभिक्रिया करके H2 यानी कि वाटर बना देता है। तो आपसे पूछूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो आप कहेंगे सर वह जल के इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाए,
द्वारा सौर, पवन या जल विद्युत जैसी नवीनीकरण ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके निर्मित होती है। इस प्रक्रिया में जल के एक अणु को हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, H2O। बायोमास जो है गैसीकरण द्वारा भी हाइड्रोजन का उत्पादन संभव होता है। तो इस बात को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछो कि ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे सर ग्रीन हाइड्रोजन, लिख लो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, ये अगर क्वेश्चन कोई पूछे, या हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है, GH2। लिखो जो जल, लिख लो जो जल, जल का मतलब H2O, लिख लो जो जल के इलेक्ट्रोलिसिस, जल को इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब साइंस का पार्ट है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यहां पर ये हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा मतलब ये हुआ बेटा, चाहे सौर हो चाहे पवन हो, सौर हुआ, पवन हुआ, पवन मतलब हवा, या सौर हुआ, पवन हुआ, या जल विद्युत जैसी, लिखिए जल विद्युत जैसी नवीनीकरण, लिखिए नवीनीकरण, जल विद्युत जैसी नवीनीकरण ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग, ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग, ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके निर्मित होती है। उपयोग करके क्या होती है, निर्मित होती है। निर्मित होती। इस प्रक्रिया में ये प्रोसेस तो होता है बेटा, इस प्रक्रिया में एक चीज और होता है, जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में, लिख लो आगे, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जल के एक अणु को, जल के बेटा एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, किया जाता है, विभाजित किया जाता है। बायोमास गैसीकरण द्वारा भी जो है हाइड्रोजन का उत्पादन संभव होता है। तो इस बात को पहले लिख लीजिए आप लोग, लिखिए इसके लिए बेटा भारत जो है इंटरनेशनल हाइड्रोजन अलायंस और मिशन इनोवेशन जैसे मंचों में उसका सक्रिय भागीदार भी है। तो इंटरनेशनल सहयोग भी इसके लिए मिलता है। लिख लो नोट करके, नोट करके लिखिए, क्या लिखेंगे बेटा कि भारत, लिखो नोट करके, जो भारत देश अपना है इंटरनेशनल हाइड्रोजन अलायंस, इंटरनेशनल हाइड्रोजन अलायंस और भारत जो है बेटा इंटरनेशनल सहयोग है, तो इंटरनेशनल हाइड्रोजन अलायंस और मिशन इनोवेशन, मिशन इनोवेशन, चाहे मिशन इनोवेशन जैसे मंचों में, जैसे मंचों में सक्रिय भागीदार है, सक्रिय भागीदार। तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते। देखो भाई, अभी मैं
आप लोगों को एकदम बेसिक टू टॉप लेवल लेकर चल रहा हूं, धीरे धीरे ही करूंगा, क्योंकि एक बैग करना आप लोग के लिए सही नहीं रहेगा। तो पहले इतना लिख लीजिए, और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये आपके काम से रिलेटेड ही प्रश्न होते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको बताता हूं, बस यही बताता हूं कि भैया अगर भारत है तो इंटरनेशनल सहयोग से क्या मिला है, इंटरनेशनल हाइड्रोजन अलायंस और जैसे मंचों में सक्रिय भारत क्या है बेटा, भागीदार है। लिख लीजिए फटाफट इसको लिखिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीजों को आप किस तरह से लेते हैं। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस तरीके से पढ़िए कि उसके सारे डायमेंशन को आप अच्छे से कर ले, उसके सारे जितने भी डायमेंशन है। तो याद रखिएगा, भारत जो है इंटरनेशनल हाइड्रोजन अलायंस और मिशन इनोवेशन जैसे मंचों में सक्रिय क्या है, उसका पार्टनर है। ठीक, एक और टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। वो टॉपिक कौन सा है बेटा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में JJM बड़ा चर्चा का विषय इस समय बना था। जल जीवन मिशन, पानी है तो सब कुछ है। जल जीवन मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत तो 2019 में की गई थी मोदी जी के द्वारा, और जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण को यह मूर्ति रूप भी देता है। हर घर जल कहा गया था कि हर घर घर तक जो है जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार को नल का कनेक्शन दिया गया, और अब तक केवल जो है इस देश में चूंकि मैक्सिमम आबादी ग्रामीण है, शहरी तो कम है, उस समय जब शुरुआत की गई थी 2019 में, तो सिर्फ 16-17% ग्रामीण घरों में जो नल से पानी उपलब्ध था। लेकिन आज ये संख्या बढ़ के आपको आश्चर्य होगा 81% के आसपास हो गई है। तो 2019 से लेकर जो 2025 का जो 6 साल का अंतराल है, कम से कम 13 करोड़ के आसपास नए कनेक्शन को दर्शाता भी है। नए कनेक्शन लोगों को दिए भी गए हैं, और कोशिश किया जा रहा है इन चीजों को और बढ़ाया जाए। क्योंकि पानी, हमने पहला विश्व युद्ध तो नहीं देखा, हमने दूसरा विश्व युद्ध तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि इस देश में तीसरा जो विश्व युद्ध हो वो पानी के लिए हो सकता है। क्योंकि पानी जीवन का वो अंग है जो जीवन जीने के लिए बेटा बहुत जरूरी है। आप BMW से चलते हो, आप ऑडी से चलते हो, आप लग्जरियस लाइफ जीते हो, लेकिन आपको जब पानी ही नहीं मिलेगा तो जीवन में क्या करोगे, ये भी बताओ। भारत ने जल जीवन मिशन के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 81% गांवों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिया है। 2025 तक का आंकड़ा तो यह कहता है कि 16 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को जो है सीधे घरेलू नलों के माध्यम से जो है स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा को दर्शाता है। आइए हम बात करते हैं बेटा जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन, तो एक एक चीज मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को एकदम परेशान ना होना पड़े। कई लोगों को, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर फैक्चुअल पढ़ा के जाते हैं, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा शुरुआत में, लेकिन मैं वो डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि मेरा मरीज कैसा है और मुझे किस प्रकार उसे डोज देना है। क्योंकि जो डॉक्टर अनुभवी होता है, जो डॉक्टर अपने जो जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है उसको पता होता है किस तरीके से किस चीजों को मैनेज करना है। आज मैं आपको, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर क्या कर रहे हैं यूपीएससी में इसे पढ़ा के, ये सब थोड़े पूछेगा। अरे यही पूछेगा। पहले अभी जो शुरुआत हुई है A+IS एकेडमी के द्वारा जो है, जो शुरुआत की गई है, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, उसको अच्छे से पहले देखिए कि किस तरीके से जो है एक एक चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सर ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया आपके क्षेत्र में, और चूंकि मैं इस समय दिल्ली से क्लास ले रहा हूं, जितने भी बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, सर ने कहा कि सर आपको क्लास लेना है। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल, आप अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, आपका नाम हो, संस्थान आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए, और मैं इसके लिए अथक प्रयास भी कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने, मैंने कहा कि इसकी शुरुआत जो की, शुरुआत देखो बेटा 15 अगस्त 2019 को किया। आजादी के दिन जो है शुरुआत कर दिया, और इसका मेन उद्देश्य क्या था बेटा, मेन उद्देश्य था हर घर नल से जुड़ना, हर घर पानी, हर घर जल। जब शुरुआत किया 15 अगस्त 2019 को, उस समय मात्र, मैंने कहा मात्र इस देश में बेटा 17% ग्रामीण कनेक्शन था, 17% ग्रामीण।
लेकिन 2025 आते आते हमने जो अचीवमेंट पूरा किया वो कम से कम बेटा 81% से अधिक हो गया, 81% से ज्यादा। ये डेटा हमको याद रखना। 2019 की शुरुआत जबकि मात्र 16-17% के आसपास था, ग्रामीण घरों में नल से पानी उपलब्ध था, आज वो संख्या 81% हो गई है। इन 6 वर्षों में जो हम 2019 से लेकर 2025 तक की जो बात कर रहे हैं बेटा, इन 6 सालों में याद रखना 6 इयर्स में, 6 वर्षों में बेटा कम से कम जो है 13 करोड़ न्यू कनेक्शन, 13 करोड़ न्यू कनेक्शन की बात हमने किया है। ठीक है, 6 वर्षों में 13 करोड़ नए कनेक्शन को दर्शाती भी है। बात समझ में आया सभी को? तो ये भी बात आप सभी को लिखना है, लिख लीजिए, 13 करोड़ न्यू कनेक्शन को दर्शाती है। क्लियर है सभी को? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए। इसके उपचार से कई लाभ होंगे बेटा। पहला, जल आपूर्ति में वृद्धि होगी। लाभ लिखिए, पहला है जल आपूर्ति में वृद्धि। दूसरा, दूसरा होगा बेटा प्रदूषण की रोकथाम। अच्छा, जल आपूर्ति में वृद्धि कैसे होगी? तो सिंचाई और उद्योगों में उपचारित जल का पुनः उपयोग होगा। सिंचाई और, सिंचाई और लिख लो बेटा, सिंचाई और उद्योग में उपचारित, सिंचाई और उद्योग में उपचारित जल का पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। दूसरा है बेटा प्रदूषण की रोकथाम, प्रदूषण की रोकथाम। और तीसरा होगा, तीसरा जो होगा बेटा भूजल पुनर्भरण में सहायता। अब ये ऐसे कैसे? पुनर्भरण में सहायता। और चौथा होगा बट नॉट लिस्ट, संसाधन पुनर्प्राप्ति में सक्षम। लिख लीजिए, संसाधन पुनर्प्राप्ति में सक्षम। मैं मेंस तक का भी पढ़ा दे रहा हूं आप सभी को। जल आपूर्ति में वृद्धि, सिंचाई और उद्योग में उपचारित जल का पुनः उपयोग किया जाएगा। नदियों और जो जल भृतों में अपशिष्ट के प्रभाव को रोका जाएगा, प्रदूषण की रोकथाम हो जाएगी। भूजल पुनर्भरण में सहायता का मतलब है जो कोलार है, अगर मान लीजिए कर्नाटक का, उपचारित जल से सूखे कुआओं का पुनर्जीवन मिल जाएगा। पहले इस देश में लोग पानी कैसे पीते थे? कुएं से। आज पानी स्टोर की बात की गई है कि पानी को, इस जल का, वर्षा का पानी स्टोर कीजिए, काम देगा। और चौथा है संसाधन पुनर्प्राप्ति में सक्षम। इसका मतलब है कि आधुनिक संयंत्र उर्वरक हेतु पोषक तत्व तो निकाल सकते हैं और ऊर्जा हेतु बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट को आपको याद होना चाहिए। इन चारों पॉइंटों को आप बेटा पहले लिख लीजिए, आगे फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, कुछ सरकार के द्वारा जो है कुछ इनिशिएटिव भी इसके लिए शुरू किया गया है। जैसे जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का आया था, जिसमें केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना उसके तहत की गई थी। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में आया था। इस नीति के तहत जो है जल के पुनः उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। ये भी बात आप कर सकते हैं। तो लिखिए, सरकारी नीति, सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। सरकारी नीति और पहले नीतियां, जैसे पहला लिख लो जल प्रदूषण की रोकथाम, जल मतलब प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम,
प्रदूषण और रोकथाम एक्ट, ये कब का? तो लिख लो बेटा 1974 का, 1974 का। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण लिख लो, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण, केंद्रीय और बेटा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई, लिख लो नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई। पहला तो ये हो गया। दूसरा राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति 2012 लिखो, राष्ट्रीय जल नीति 2012। तो 2 पॉइंट कम से कम सरकारी नीतियों में लिख लो, इन दोनों को लिख लो सरकारी नीतियों में, कि जल का पुनः उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। लिखिए जल के पुनः उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, और संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। संरक्षण को बेटा बढ़ावा दिया, लिख लीजिए फटाफट सब लोग। ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हमने आप सबको बता ही चुका हूं, तो ये सारी चीजों को ध्यान से बेटा आप पढ़िएगा। जितने भी टॉपिक थे हमने आपको कराया, तो जल जीवन मिशन से संबंधित भी हमने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। कल हमने कई सारे टॉपिक को पढ़ाया था, कल हमने कई सारे टॉपिक को पढ़ाया, और आज उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे कुछ प्रीवियस जो पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे। आज के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, प्रीवियस जितना हम पढ़ाते हैं बेटा उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे बेटा, उससे रिलेटेड हम जो है प्रश्न आपसे पूछेंगे। पहला प्रश्न है, चूंकि सब पढ़ा चुका हूं, गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई 2025 में, ये पूछ रहा है कि किस तिथि को मनाई जाएगी या मनाई गई। पहला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2025 को, दूसरा है 15 नवंबर 2025 को, तीसरा है 5 नवंबर 2025 को, या 8 नवंबर 2025 को। और ये गुरु नानक जी के बारे में हमने सब बता चुका हूं, ठीक है। गुरु नानक देव जी की जयंती, जिसे गुरु पर्व कहा जाता है, सिख समुदाय का सबसे धार्मिक पर्व है। यह पर्व जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और इस बार जो मनाया गया, बस आपसे यही पूछा जा रहा है कि 12 को, 15 को, 5 को और 8 को कब मनाए। तो इसका सही जवाब होगा 5 नवंबर को, बड़ी सेलिब्रेट किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5 नवंबर को, क्योंकि ये सब पढ़ा चुका। अब एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आने वाले समय में एलिमिनेशन मेथड वाला भी क्वेश्चन 1 2 1 2 3 2 3 एंड 1 2 3 4 सब ऐसे पूछूंगा। तो पहले एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देख लो भाई एक बार। गुरु नानक देव जी की जो है, गुरु नानक देव जी जो आप जानते हैं कि पहले सिख गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। भाई गुरु नानक के बारे में क्या पढ़ाया था? गुरु नानक देव कौन थे? संस्थापक थे, पहले सिख गुरु थे, सिख गुरु सब पढ़ा चुका हूं आप सभी को। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। हर आदमी की शिक्षाएं होती हैं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित शिक्षाएं जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। प्रमुख अनुयायी कौन था? भाई बाला और मर्दाना, लिख लो अनुयायी भाई बाला और मर्दाना, लिख लो बेटा, क्लियर है सबको। और 1539 में करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी 1539 में, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें छोड़िए, मेन जो चीजें हैं याद रखिएगा। क्लियर सबको? तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया बेटा। इसके बाद जो क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामसर कन्वेंशन के संबंध में सही है? मैंने रामसर कन्वेंशन भी आप सभी को पढ़ाया था। रामसर कन्वेंशन से संबंधित पूछ रहा है कि यह समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए की गई अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या
दूसरा, यह विश्व की वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई संधि है। तीसरा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित संधि है। और चौथा, यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई संधि है। मैंने रामसर कन्वेंशन पढ़ाया था और गोगा बिल को मैंने कहा था कि 94 जो है, 94वां जो है क्या है, वो रामसर स्थल है। गोगा बिल चूंकि बिहार के कटिहार जिले में पड़ता है। और मैंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल किसके हैं, तमिलनाडु के पास है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पास है। एशिया में पहला स्थान भारत का है। वैसे तो अमेरिका का पहला स्थान आता है, उसके बाद यूके का आता है, उसके बाद भारत का आता है। यह रामसर कन्वेंशन से संबंधित हमने हर बातें कल आपसे चर्चा की थी। तो बेटा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण को, समुद्री प्रदूषण को, ये तो गलत है। वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण, ये भी गलत है। लेकिन ये जो लाइन था, ये तो सीधे मैंने एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, संबंधित ये संधि किससे, यह राष्ट्रीय महत्व के, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंडों के संरक्षण से संबंधित ये संधि है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे हूबहू क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था और आपको बताया भी था कि ये क्या क्या चीजें जो थी, जो मेन चीजें है, हमने आपको बताया था। आप जानते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस पर संधि जो की गई थी 1982 में हस्ताक्षर किया गया था, 1 फरवरी को किया गया था, 2 फरवरी को इसे मनाया जाता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं उससे रिलेटेड देखिए अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आया। तो आज जितने भी हमने जल जीवन मिशन से संबंधित सारे लाभ और क्या उद्देश्य है और क्या हमने चीजें पाई उसके बारे में हमने बात किया। हमने जो है जो मेन चीजें थी जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला, उससे बात किया हमने बात किया जितने भी स्टेजेस थे उसके बारे में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात किया हमने। जो है आज आप सभी के सामने जो है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के बारे में बात किया हमने। आज सभी के सामने जो है जो मेन है वंदे मातरम को लेकर, तो वंदे मातरम को लेकर हमने पूरी चर्चा परिचर्चा आज हमने आपसे किया। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं जो करंट पढ़ाता हूं मैं स्टैटिक को करंट के साथ अपडेट करके पढ़ाता हूं। चाहे वो बीच बीच में डेटा देना हो, चाहे जो भी देना हो, बस उतना ही बताऊंगा जितना आपके प्रीलिम्स और मेंस में और साथ साथ आपके इंटरव्यू तक में काम दे, उतनी चीजें मैं बताता हूं। बस मेरी बातों पे भरोसा कीजिए, संस्थान पे भरोसा कीजिए, और जो नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई क्लास हो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मेरी आशा के साथ कल फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।